हेलो स्टूडेंट, योर वेलकम ऑन मैथ साइंस चैनल साइड। तो देखिए आज 4 मार्च है और आज यूपी के अंदर साइंस का पेपर था, ठीक है ना, फर्स्ट पारी में क्लास 10 का। तो उसी पेपर का सॉल्यूशन आपके सामने लेकर के आए हैं और खंड ए का सॉल्यूशन सबसे पहले आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, अवतल दर्पण द्वारा बना किसी बिंब का प्रतिबिंब वास्तविक एवं बिंब के ही आकार का है। बिंब रखा है, बिंब कहाँ पे रखा हुआ है कि बिंब का जो प्रतिबिंब है वास्तविक एवं बिंब के ही आकार का है। दर्पण के फोकस पर, दर्पण के वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच, दर्पण के वक्रता केंद्र पर, दर्पण के वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच। तो देखिए बिंब का जो प्रतिबिंब है वो ये तो वास्तविक है और बिंब के ही आकार का है। तो बिंब के आकार का केवल एक ही जगह बनता है जब आपका जो बिंब होता है, अगर वो वक्रता केंद्र पर बिंब रखा है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है और उल्टा बनता है, ठीक है ना। जो उल्टा होता है वो वास्तविक होता है, ठीक है ना। तो इसमें आपका आंसर रहेगा दर्पण के वक्रता केंद्र पर, ठीक है, सी ऑप्शन राइट रहेगा। आपको बिल्कुल सटीक जानकारी दी जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को शुरू से एंड तक देख लेना और आपका मिलान कर लेना, ठीक है ना। बिंब कहां पर रखा है? दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। पानी से भरे कांच के बीकर में रखा नींबू पार्श्व से देखने पर, पार्श्व यानी साइड से देखने पर अपने वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। इसके लिए उत्तरदायी प्रकाशीय परिघटना है परावर्तन, ध्रुवण, प्रकीर्णन, अपवर्तन। तो देखिए वो कांच का क्या है, ये बीकर है, वो पानी से भरा हुआ है, उसमें एक नींबू डला हुआ है। उसको आप साइड से देखेंगे तो वो यानी वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देगा। यह परिघटना किस पर आधारित है? ये प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित है। किस पर आधारित है? प्रकाश के अपवर्तन पर। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा, अपवर्तन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का परास होता है। परास यानी रेंज, जो ये अपन का जो नेत्र होता है इसकी रेंज कितनी होती है? 25 सेमी से 100 सेमी तक होता है, 25 सेमी से अनंत तक होता है, या 50 सेमी से 2 किलोमीटर तक होता है, या 25 सेमी से 10 मीटर तक होता है। तो देखिए आपको पता होगा कि हमारी जो आंख होती है उसका निकट बिंदु कितनी दूरी पर होता है? 25 सेमी पर होता है और दूर बिंदु कितनी दूरी पर होता है? अनंत पर होता है। तो रेंज पूछी जा रही है कि अगर हमारी आंख है, अगर किसी वस्तु को देखेगी तो कितनी दूरी तक वो स्पष्ट देख पाएगी। तो 25 सेमी से हम किसी वस्तु को स्पष्ट देख पाते हैं और अनंत पर भी हम किसी वस्तु को स्पष्ट देख पाते हैं। तो इसमें रेंज आपका परास कितना होगा? सामान्य नेत्र का दृष्टि का परास कितना होगा? 25 सेमी से अनंत तक। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा, ठीक है ना। तो सब कुछ पढ़ाया है मैंने। जो स्टूडेंट ने मेरी वीडियो रेगुलर देखी है उसको सब कुछ पता होगा, उसको ये पेपर बहुत ही आसान लगा होगा। अब देखिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ, ज्यादा समय बर्बाद करेंगे नहीं आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 20 सेमी फोकस दूरी के अवतल लेंस के अक्ष पर कोई बिंब रखा है, ठीक है ना। यहाँ पर बिंब है, प्रतिबिंब लेंस से 30 सेमी दूर बनता है, लेंस से बिंब की दूरी होगी। तो देखिए यहाँ पर फोकस दूरी दे रखी है, एफ का मान दे रखा है 20 सेमी और प्रतिबिंब लेंस से 30 सेमी दूरी बनता है, तो प्रतिबिंब की दूरी दे रखी है, ठीक है। v का मान दे रखा है, f का मान दे रखा है, लेंस से बिंब की दूरी होगी यानी u का मान निकाला, तो लेंस सूत्र आपने प्रयोग करके निकाल लिया होगा। तो इसका राइट आंसर आपका 60 सेमी रहेगा। कितना आंसर रहेगा? 60 सेमी। तो लेंस से बिंब की दूरी क्या होगी? 60 सेमी होगी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दो प्रतिरोधक प्रत्येक 10 ओम समांतर क्रम में जुड़े हैं, संयोजन के सिरों पर 10 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है, प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा होगी। कितनी होगी? 4 कूलम प्रति सेकंड होगी, या 2 कूलम प्रति सेकंड होगी, या फिर 1 कूलम प्रति सेकंड होगी, या फिर 3 कूलम प्रति सेकंड होगी। यह क्वेश्चन ज्यादातर स्टूडेंटों ने गलत किया होगा क्योंकि वो इस क्वेश्चन को देख करके कंफ्यूज हो गए होंगे। तो देखिए यहाँ पर दो प्रतिरोधक दे रखे जिनका प्रत्येक का प्रतिरोध कितना है? 10 ओम, समांतर क्रम में है। जब समांतर क्रम मतलब पासर क्रम में, ठीक है ना। जब समांतर क्रम में होते हैं तो टोटल प्रतिरोध कैसे निकालते हैं? 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 से निकालना पड़ेगा। जब इस सूत्र से निकालेंगे तो 1/10 प्लस 1/10 होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 5 ओम प्रतिरोध आएगा उस परिपथ का, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रतिरोध दे रखा R का मान और विभवांतर दे रखा V का मान। तो यहाँ पर आवेश की मात्रा पूछ रहा है कि प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा क्या होगी। तो यहाँ से आपको I का मान निकालना है, I बराबर V अपॉन R से।
V का मान है 10, R का मान है 5, तो 5 का भाग देंगे तो 2 एम्पियर विद्युत धारा आ गई। तो फिर आवेश की मात्रा निकालनी है, तो I बराबर Q अपॉन T आपको लगाना था। तो यहाँ पर Q का मान निकालने के लिए I इंटू T का गुणा करना है। I का मान 2 एम्पियर है, ठीक है ना, और T यानी समय क्या कह रहा है, प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड में। तो यहाँ पर 1 सेकंड हो जाएगा, तो 2 गुणा 1 करेंगे तो 2 ही आएगा। तो कूलाम यानी आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम। तो कूलाम इंटू कूलाम प्रति सेकंड होगा, क्या होगा, कूलाम प्रति सेकंड, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 सेकंड में कितने कूलाम प्रवाहित होंगे, 2 कूलाम प्रवाहित होंगे। तो बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा, आपको इस हिसाब से करना चाहिए था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ गमन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन छठवां आपके सामने आ चुका है, सुमेलित वाला है। स्तंभ ए में दी गई भौतिक राशियों का सुमेलन स्तंभ बी में दिए गए मात्रकों से कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए विद्युत प्रतिरोधकता, तो विद्युत प्रतिरोधकता का, और इधर देखिए इधर तो भौतिक राशि है, इधर मात्रक है। तो विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम इंटू मीटर। तो फर्स्ट पॉइंट किससे सुमेलित होना चाहिए, फोर्थ पॉइंट से, ठीक है, ओम इंटू मीटर होता है। और विद्युत विभवांतर, तो विद्युत विभवांतर का मात्रक, कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए होंगे कि विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, तो वो भी होता है। और वैसे विभवांतर आपने पढ़ा है B बराबर W अपॉन Q होता है। तो W का मात्रक क्या होता है, जूल, और बटे मतलब प्रति, और Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम, ठीक है ना, जूल प्रति कूलाम भी होता है। तो सेकंड, वो सेकंड आपका किससे सुमेलित होगा, थर्ड से। विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, वाट घंटा होता है। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट है किससे सुमेलित होगा, फर्स्ट पॉइंट आपका चौथे पॉइंट से सुमेलित होगा। तो देखिए फर्स्ट ए और बी तो होंगे नहीं, ठीक है ना, तो फर्स्ट चौथे से होगा, फर्स्ट चौथे से होगा, तो सी और डी में से कोई एक होगा। और आगे देखिए दूसरा पॉइंट किससे सुमेलित होगा, तीसरे से, तो दूसरा तीसरे से मिल गया। डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा, डी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट रहेगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको करना चाहिए था। अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। तांबे के तारों की 2 कुंडलियां एक दूसरे के निकट रखी हैं। एक कुंडली में विद्युत धारा का मान परिवर्तित होने पर दूसरी कुंडली में भी धारा प्रवाहित होने लगती है। इस परिघटना का कारण क्या है। तो देखिए अगर 2 कुंडलियां पास में है तो एक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो दूसरी कुंडली में भी विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। या फिर एक कुंडली में विद्युत धारा परिवर्तित होती है तो दूसरी कुंडली में भी विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो यह घटना किस पर आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। तो विद्युत प्रेरण तो होता ही नहीं, अन्योन्य प्रेरण नहीं है, स्वयं प्रेरण नहीं है, तो इसमें आपका चुंबकीय प्रेरण होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो ये चुंबकीय प्रेरण की वजह से ही दूसरी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। डैश प्लस CO2 इक्वल टू CaCO3 प्लस H2O। याद कीजिए अगर चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। तो चूने का पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH का होल्ड हुआ है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने आने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। वैसे पेपर तो आपका बिल्कुल सरल आया, कुछ भी बोलो। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, रासायनिक अभिक्रिया Fe प्लस CuSO4 इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu। यानी Fe ने कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा दिया, विस्थापित कर दिया, स्वयं जाकर के जुड़ गया। यानी ये शक्तिशाली है, ये कमजोर है। तो जब शक्तिशाली या अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता, विस्थापित कर देता, उस अभिक्रिया क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें ये ऑप्शन आपका राइट रहेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10, बेकिंग सोडा का सूत्र है CaOCl2। ये तो आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोरेट है, यानी ब्रंजक चूर्ण है, ठीक है ना। NaCO3 ये आपका खाने का सोडा, इसी को ही हम बेकिंग सोडा बोलते हैं, ठीक है ना। NH4Cl ये अमोनियम क्लोराइड है, Na2CO3 ये आपका सोडियम कार्बोनेट है। तो बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होगा, NaCO3। बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो देखिए जो एल्केन श्रेणी में जो तत्व होते हैं, ठीक है ना, वो आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। एल्किन एल्काइन दोनों आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। यानी हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि जिनमें एकल बंध होता है
वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और जिनमें द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। CH4 ये एल्केन श्रेणी का तत्व है, ये C2H4 ये आपका एल्कीन श्रेणी का तत्व है, ठीक है ना। C3H8 ये आपका एल्केन श्रेणी का तत्व है, और C4H10 ये भी आपका एल्केन श्रेणी का है। तो आपका बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा, C2H4 ये है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, नाइट्रोजन के द्विपरमाणु अणु में आबंध होता है। तो नाइट्रोजन को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन को इसको खोल करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे भैया, यहाँ पर ट्रिपल बंध बनेगा, क्या बनेगा, ट्रिपल बंध, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन का परमाणु 3 आबंध से जुड़ा होता है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा, त्रिआबंध। अगर हम O2 की बात करें ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में द्विबंध होता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन के 2 परमाणु आपस में कौन से बंध से जुड़े होते हैं, 2 आबंध से जुड़े होते हैं। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो H2 यानी सिंगल बंध से जुड़ा होता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 में सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में समझाती श्रेणी है। समझाती श्रेणी वो होती है जिसमें अंतर CH2 इकाई का होता है, ठीक है ना। अगर हम CH3OH को C2H5OH में से घटाएं तो देख OH से OH कैंसिल हो जाएगा, कार्बन 2 है, एक कार्बन बचेगा, और हाइड्रोजन 5 है तो 3 घट जाएंगे तो 2 हाइड्रोजन बचेंगे। तो यहाँ पर अंतर कितने का आ रहा है, CH2 का आ रहा है, और कहीं से CH2 का अंतर नहीं आएगा। CH3 में CH3 घटाएंगे CH3 कट जाएगा, यहाँ पर CH3 में C2H5 CHO यहाँ पर भी अंतर नहीं आएगा, और C3H8 C4H9 यहाँ पर भी अंतर CH2 को नहीं आएगा। तो CH2 को अंतर केवल ये ऑप्शन में आ रहा है, तो ये ऑप्शन आपका राइट रहेगा। सब कुछ पढ़ाया है मैंने, तो अगर आप नहीं पढ़े तो इसमें मेरा दोष नहीं है। यहाँ से आगे जो आपके छोटे बहन भाई हैं उनको इस चैनल से अवगत करा देना। सब कुछ मैंने डिटो पढ़ाया है आपको। विज्ञान के अंदर, मैथ के अंदर सेम टू सेम क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन होता है, यह प्रक्रम होता है। तो यह प्रक्रम कहां पर होता है, जो ग्लूकोज है पायरुवेट में टूटता है, तो यह प्रक्रम कहां पर होता है, कोशिका द्रव्य में या माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में या डीएनए में। यह कार्य आपका कोशिका द्रव्य में होता है। कहां पर होता है, कोशिका द्रव्य में। ये ऑप्शन आपका राइट रहेगा, ठीक है ना। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन प्रेस कर लेना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। बहुत ही सरल पेपर है आपका। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अपोहन संबंधित है पोषण से, शोषण से, उत्सर्जन से, परिवहन से। अपोहन डायलिसिस किससे संबंधित है, उत्सर्जन से संबंधित है अपोहन प्रक्रिया, ठीक है। जब वृक्क यानी जो वृक्क जिनको हम इंग्लिश में किडनी बोलते हैं, जब वो खराब हो जाते हैं तब कृत्रिम वृक्क का प्रयोग किया जाता है, उस विधि को हम अपोहन कहते हैं। तो किससे संबंधित है, उत्सर्जन से। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु हार्मोन है। भैया इनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाई थी, जंतु हार्मोन एवं पादप हार्मोन, और वहीं से ही क्वेश्चन आ गया। देखिए एड्रिनालिन यह आपका जंतु हार्मोन है, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिबरेलिन ये तीनों आपके पादप हार्मोन है। तो इसमें आपका ये ऑप्शन राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एकल पौधे से अनेक पौधे संक्रमण मुक्त परिस्थितियों में उत्पन्न करने की तकनीक कहलाती है। भैया ऊतक संवर्धन कहलाती है। ऊतक संवर्धन क्या होता है, उनकी जो सतह होती है, उनके जो वृक्ष होते हैं, पौधे होते हैं, उनके जो नए पौधे उत्पन्न होते हैं ना, उनकी जो सतह से उनको यानी मिट्टी के अंदर रोप दिया जाता है, और ऐसे से बहुत अधिक संख्या में पौधे उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बी आपका रहेगा, ऊतक संवर्धन। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्लोरोफिल आवश्यक है। क्लोरोफिल किसके लिए आवश्यक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए, और ऑप्शनों को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है आपको, जो आपका आंसर ए में ही मिल गया। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक होता है, जो पादपों में पाया जाता है। 2 क्वेश्चन और रहे हैं आपके, उनको भी देखिए फटाफट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं, परितंत्र का भौतिक कारक है। तो देखिए परितंत्र के भौतिक कारक कौन कौन से हैं, ताप होती है, वर्षा होती है, मिट्टी होती है, खनिज होते हैं, ये आपके भौतिक कारक होते हैं। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित में से कौन शीर्ष मांसाहारी है। सांप शीर्ष मांसाहारी है क्या, कि सांप को आगे कोई नहीं खाता, क्या सांप सभी को खा जाता, नहीं, गलत है। खरगोश नहीं, बकरी नहीं, शेर, सबको पता होगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। खंड ए के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैंने आपके लिए बता दिया है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना,
ठीक है ना। अगर आपका छोटा बहन भाई कक्षा 8 9 10 में पढ़ता हो, ठीक है ना, उनको भी इस चैनल से अवगत करा देना। वो इस चैनल पर आकर के फ्री में शिक्षा ग्रहण कर लिया करेंगे। यह चैनल राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सभी छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सभी छात्रों को मद्देनजर रखते हुए ऐसे चैनल पर पढ़ाई कराई जाती है, ठीक है ना, वो भी फ्री में। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।